माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड प्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अविराज जो कि त्रिशा को छोड़कर वहां से चले तो गए थे, लेकिन ऑब्वियसली इसके पीछे एक रीज़न था। अब जो भी कुछ त्रिशा आज सुबह बोली थी, उसके बाद अविराज को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता अपने फैमिली को फेस करने के लिए। त्रिशा तो अंदर जा चुकी थी और उससे यूं अकेला आता देख करके सारे लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। विश्वराज जी भी खड़े होकर के अभी त्रिशा के पास पहुंचते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, आपकी तबीयत ठीक है? त्रिशा ये सुनकर बस अपने सर को हाँ मिला दी थी और फिर जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे वाकई थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। जैसे अभी वो कमरे में पहुंचे थे, अविराज का फ़ोन आता है उसके फ़ोन पर। और ये देख करके वो थोड़ा सा हैरान थी कि जैसे अभी वो अपने कमरे में एंटर किए, एग्जैक्टली तभी उसका फ़ोन रिंग होना कैसे शुरू हुआ। क्या अविराज उसे कहीं से देखते हैं? लेकिन ये तो बस त्रिशा का वहम था। वो फ़ोन उठाते अपने कान पर लगाती और फिर अपने हील्स वगैरह को निकालना शुरू कर दी थी। तभी अविराज उससे कहते हैं, आराम से शावर ले लेना, कुछ खा भी लेना और रेस्ट करना, ठीक है? और अगर डर लगेगा तो मेरे रूम में, अपने रूम में किसी को बुला लेना। तुम चाहो तो किसी और के रूम में भी जा सकती हो। ये सुनती त्रिशा कहती है, हाँ ठीक है, मैं चली जाऊँगी, अब आप फ़ोन रखिए। लेकिन जैसे ही अभी विराज उसे और कुछ कहने वाले होते हैं, तभी धीरे से दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर की तरफ झांकते हुए कहता है, क्या बात है त्रिशा, आप ठीक हैं? जैसे ही आवाज़ अविराज को सुनाई दी थी, वो एकदम से अब अपने कानों को पूरी तरह चौकन्ना कर चुके थे कि आखिर ये कौन है। तभी त्रिशा थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ आइए ना वीर जी, वो मैं बस शावर लेने जा रही थी। त्रिशा ने फ़ोन रख दिया था बेड पर और वो भूल ही चुकी थी कि फ़ोन अभी कटा नहीं है। तभी दूसरी तरफ सवीर कहता है, डैड ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो एक्चुअली मॉम भी बाहर गई हुई हैं, कुछ काम था उन्हें, और उसके बाद हमें शॉपिंग पर भी जाना है। आप चलेंगी ना? त्रिशा इस बात पर अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं मैं शॉपिंग पर तो नहीं जाऊंगी, मैं क्या करूंगी शॉपिंग जाकर, मैं आराम कर लेती हूँ। तभी वीर कहता है, ऐसे कैसे आराम कर लेती हूँ, चलिए ना, मज़ा आएगा। और वैसे भी मुझे आपसे थोड़ा काम भी था। ये सारी आवाज़ अब अविराज बहुत ही क्लियरली सुन पा रहे थे। वैसे तो वो अभी अपने क्लासरूम में थे, लेकिन त्रिशा से बात करने के लिए वो थोड़ी देर के लिए बाहर आए हुए थे। त्रिशा जो कि थोड़ा हैरान होती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, मुझसे कौन सा काम है आपको? अब बताइए, मैं कर दूंगी। लेकिन तभी वो अपने बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहता है, वो काम थोड़ा ऐसा है कि पर्सनल है, मैं वैसे बता नहीं सकता। वो एक्चुअली मैं आपको बाद में बताऊं। इस बात पर त्रिशा कहती है, ओके फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कभी और बता दीजिएगा, अभी मैं शावर ले लूँ। वीर ये बनते हुए तुरंत ही बाहर निकलते हुए कहता है, ओके भाभी। और ये बोलकर वो स्माइल करते हुए बाहर निकल गया था। अविराज जो फ़ोन को अब जाकर के कट किए थे और गुस्से में कहते हैं, अभी तक तो युग, और अब ये वीर भी सबके सब मेरी बीवी के पीछे क्यों पड़े? सुंदर है तो क्या मतलब, दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की मिली है सबको। यहाँ त्रिशा आराम से शावर ले रही थी, लेकिन अभी वो आराम से अभी बेड पर आकर के बैठती और अपने मॉइस्चराइज़र वगैरह को लगा पाती, उससे पहले ही दरवाज़ा फिर से नॉक होना शुरू हो जाता है। त्रिशा को भी अब लग रहा था, बड़ी फैमिली में रहने में यही तो प्रॉब्लम है, कभी भी कोई भी आ जाता है। आ रही हूँ। जैसे उसने दरवाज़ा खोला था तो ये नूर थी और अपने हाथ में लिए हुए कुछ कपड़े को दिखाते हुए कहती है, कौन सा पहनो भाभी, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना? अभी तक आप तैयार नहीं हुई? हे भगवान, कितना लेट कर रही है, अभी आपको खाना भी तो खिलाना है ना। आपको पता है आज ना छोले भटूरे बने। ये सुनती त्रिशा कहती है, ओह वाह, पर मुझे कहीं नहीं जाना, मैं शॉपिंग पर नहीं जाती। जैसे ही नूर ने ये सुना था, वो अंदर की तरफ ज़बरदस्ती आते हुए कहती है, पहले आप ये बताइए कि मैं ये वाला पहनूं या फिर ये वाला, और आप शॉपिंग पर कैसे नहीं जाएंगे, आपको तो हम पकड़ कर लेकर जाएंगे। अरे आपकी रिसेप्शन है भाभी, कोई मामूली बात थोड़ी ना है, और आप शॉपिंग पर नहीं जाएंगे तो आपके लिए सामान कैसे खरीदाएगा? त्रिशा को शॉपिंग के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, और अभी जैसे ही नूर ने उससे इतना कहा था, त्रिशा बार बार इंसिस्ट करती है कि उसे नहीं जाना है। लेकिन नूर कभी किसी की सुनने वाली थोड़ी ना थी, उसको तो जो बोलना होता था वो बोल कर निकल जाती थी। और वो त्रिशा का गाल खींचते हुए कहती है, आप ना बस तैयार हो जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगी, मैं भी देखती हूँ आपका मन कैसे नहीं करा जाने का। और ये बोलकर वो अपना कपड़ा डिसाइड करवाते हुए त्रिशा से अब अपने कमरे में जा चुकी थी। त्रिशा जो अब पूरी तरह से अकेले पड़ गई थी, और दरवाजे को बंद करते हुए वो अपने फ़ोन को एक साइड में रखती और फिर जाकर के बेड पर ही लेट चुकी थी। लेकिन उसका मन अभी लेटने में भी नहीं लग रहा था। वो कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर, और फिर फाइनली जाकर के वो पिलो को
हाँ करते हुए चुपचाप बेड के सिरहाने से टिक कर बैठ गई थी। अचानक ही उसके दिमाग में न जाने कौन सा फ्लैशबैक शुरू हो गया था, जिससे उसकी आंखें धीरे धीरे नम होना शुरू हो गई थी। तृषा महज 10 साल की बच्ची थी। तृषा उस वक्त उसे डांस का बहुत शौक था और अपने स्कूल में उसे प्रोग्राम भी लेना होता था। वो सरकारी स्कूल में पढ़ी थी, जहाँ पर उसे प्रोत्साहन देने के लिए भी बहुत सारे टीचर्स तो नहीं थे, मगर एक टीचर थी जो उसे बहुत मानती थी और वो चाहती थी कि तृषा अच्छे से पढ़ाई भी करे और साथ ही बाकी के करिकुलम में भी हमेशा एक्टिव रहे, जिसकी वजह से वही समझाती हैं कि वो अपने पापा से बात करे इस बारे में। 10 साल की बच्ची जो कि डरे सहमे तरीके से हाथ को आगे की तरफ बांधे सर को नीचे झुकाए हुए अपने पापा के पीछे खड़ी थी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने पापा से जाकर के इस बारे में बात कर सके। माँ से बात करने की कोशिश की थी उसने, लेकिन उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी, स्पेशली उसके डांस के शौक को लेकर, क्योंकि सुहाना जी को भी पता था कि तृषा अगर ये सारे काम करेगी तो केशव जी को कितना गुस्सा आएगा। वो अपना काम करके जैसे अभी खड़े हुए थे पीछे, यूं तृषा को इतना डरा सहमा देख करके वो उसके पास जाते हुए कहते हैं, यहाँ क्या कर रही हो? पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता और यहाँ पर बैठ कर क्या रही हो तुम? तब तृषा अपना चेहरा उठाकर बहुत मुश्किल से देखते हुए कहती है, वो मैम ने बोला है कि लहंगा चाहिए, वो स्कूल में डांस करना है। आप बताइए क्या मैं वो लहंगा ले सकती हूँ? मेरी फ्रेंड ने कहा है मैं ले लूँगी उससे। यह सुनते ही उसके कान को ज़ोर से मरोड़ दिया था केशव जी ने, और साथ ही उसके गालों को भी अपने हाथ से नोचते हुए कहते हैं, इतने हिम्मत तुम्हारी, हमसे बिना इजाज़त लिए तुमने डांस में भाग ले लिया? हाँ, यही सब करना है तुम्हें? यही सब करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाकर मैं इतनी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ? पढ़ाई में तो मन नहीं लगता तुम्हारा, और ये लहंगा पहनोगी तुम? मैंने कितनी बार कहा है कि बेटों की तरह रहा करो तुम। अगर बेटा पैदा नहीं हुई तो कम से कम हमारे बेटों की ख्वाहिश तो पूरी कर सकती हो ना? ये सुनते ही अब तृषा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो चिल्ला सके। बस उसकी आंखों से आंसू के धार ही गिर पा रहे थे, क्योंकि उसके पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो रोए। तभी वो जोर से सुहाना जी को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, ये क्या चल रहा है? तुम्हारे होते हुए भी ये सब? इसकी हिम्मत कैसी हो गई? इसे डर नहीं लगा अपने बाप से? बेल्ट लेकर आओ मेरी। जैसे तृषा ने सुना था वो और ज़्यादा कांपने लगी थी, और अभी वो तेज़ तेज़ रो पाती। गलती हो गई, मैं नहीं करूँगी डांस, सॉरी, मैं टीचर को मना कर दूँगी पक्का। लेकिन उसका रोना भी केशव जी को पिघला नहीं पाता, और वो अपने हाथ में बेल्ट लेते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। वो मृदुल और साथ ही वहाँ से सुहाना जी को जाने का इशारा कर दिए थे। मृदुल को नहीं चाहिए था कि वो अपनी इसे छोटी बहन को पिटता हुआ देखे, और इसी वजह से वो जाना तो चाह रही थी अब भी अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन पीछे से सुहाना जी कहती हैं, रहने दो उसे, उसकी गलती है। तुमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हारे बाप को गुस्सा है, उसने किया है तो उसे झेलने दो। यहाँ बेचारी तृषा अकेले पड़ गई थी अपने पापा के सामने, और उसके पापा को वाकई बहुत गुस्सा आता था, और जब बात डांस की होती थी तो कुछ ज़्यादा ही। वो लगातार उसे मारना शुरू कर दिए थे, और तृषा को प्रेजेंट टाइम में भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कि अभी दोबारा से उसे बेल्ट से कोई लगातार मारे जा रहा है। डर रही थी वो इस वक्त बुरी तरह से, और साथ ही उसकी शरीर बुरी तरह से कांप रही थी। फ्लैशबैक में जब काफ़ी टाइम बाद जाकर के केशव जी का गुस्सा ठंडा हुआ था, वो बेल्ट को एक साइड में फेंकते और तृषा को धक्का देकर के अब बाहर निकल चुके थे। वहीं मृदुल भाग करके उसके पास आना तो चाह रही थी, लेकिन सुहाना जी ने उसे रोक दिया था। थोड़ी देर बाद माधुरी जी आई थी। आज उनका मैरिज एनिवर्सरी था और वो चाह रही थी कि वो सबको यहाँ से लेकर जाएं, लेकिन यहाँ पर तो वो देखते हैं कि बाहर उनके जीजा जी यानी कि केशव जी बैठ कर के पान चबा रहे थे और साथ ही अपने बाकी के लोगों के साथ बातें कर रहे थे, और साथ ही बहुत चौड़ में थे कि वो अपनी बेटी को मार कर आए हैं। और अंदर माहौल कुछ यूँ था कि मृदुल अपनी बहन को चोरी चोरी देख देख करके रो रही थी। सुहाना जी अपने खाने बनाने में मस्त थी, और तृषा एक कमरे में चुपचाप बस सुबकते जा रही थी, और बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको रोने का दिल भी कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी वरना आवाज़ बाहर तक जाती, और सुहाना जी ने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि आवाज़ बाहर तक नहीं जानी चाहिए। माधुरी जी अपने हाथों में बहुत सारा सामान लेकर आई थी, जो कि वो एक साइड में फेंकती और भागते हुए वो तृषा के पास आकर के बैठते हुए कहती हैं, तृषा बच्ची क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसे आ रहा है तुम्हारे सर से?
और ये सब क्या है? हाथ में इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हो बेटा? उसकी आंखें भी फूली हुई थीं, साथ ही उसको बुरी तरह से बुखार चढ़ चुका था। इतना जो मारा था उसके पापा ने, और जो उसकी हालत थी, बुरी तरह से कांप रही थी। वो सहमे हुए तरीके से कहती है, पापा पापा मार रहे हैं, वो मार रहे थे, मम्मी नहीं बचाई। वो रो रही थी और साथ ही माधुरी जी का दिल जैसे लग रहा था कि मोम की तरह पिघलता ही जा रहा है। वो जोर से त्रिशा को गले लगाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने गलती से ही त्रिशा के पीठ पर हाथ रख दिया, जहां पर पहले से उसको काफ़ी ज़्यादा घाव लगा हुआ था। वो तुरंत ही अपना हाथ हटा ली थी, क्योंकि त्रिशा के मुंह से थोड़ी चीख निकल गई थी। उसके गालों पर वो प्यार से अपना हाथ चलाते हुए कहती हैं, बाबू रोनिया, मैं काम करती हूँ, तुम रुको, मैं दवाई मांग कर लाती हूँ दीदी से। और वो जाती हैं भागते हुए किचन में, लेकिन यहाँ तो सुहाना जी को जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। वो काफ़ी गुस्से में कहती हैं, ये सब क्या चल रहा है और आप रोकते क्यों नहीं है? वो आपके पति हैं, कम से कम आप तो उन्हें मना करिए। सुहाना जी कहती हैं, क्या मना करूँ मैं? देखा नहीं था? एक बार मना करने की कोशिश की तो मेरे हाथ का क्या हाल हुआ था। दोबारा मना करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। चोट मुझे भी लगेगी और उसे भी, और साथ ही उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना अब। ये सुनते ही वो हैरानी से कहती हैं, आप उसकी माँ हैं, उसको इतना अकेलापन महसूस मत कराइए। ऐसे तो बच्ची को बहुत गलत असर पड़ेगा। जब वो बड़ी होगी तो क्या सोचेगी कि उसके माँ बाप ऐसे थे। ऐसा लगता ही नहीं कि वो आपकी अपनी बेटी है। मृदुल के साथ और त्रिशा के साथ कितना अलग अलग व्यवहार रहता है आप दोनों का। ये सुनते ही सुहाना जी कहती हैं, तो क्या करूं मैं? उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा हो, लेकिन नहीं हुआ तो उसे बेटा बनाने की ख्वाहिश में लग गए वो, और अब वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती। माधुरी जो गुस्से में कहती है, तो फिर ठीक है, इससे बेहतर तो यही होगा कि आप इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं पाल लूंगी। लेकिन ऐसे नहीं रख सकती उसे, और आज तो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ उसे। तभी केशव जी अंदर की तरफ सिगरेट फूंकते हुए आते हैं और कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? और क्या यहाँ क्या कर रही हो तुम? माधुरी जो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, जीजा जी, ऐसे जानवरों की तरह कौन मारता है? आपकी ही बच्ची है। ये क्या तरीका है गुस्सा निकालने का? ये सुनते ही सुहाना जी बाहर आते हुए कहती हैं, ये क्या तरीका है अपने जीजा जी से बात करने का माधुरी? और वैसे भी उनकी बच्ची है, तुम इसमें दखलंदाजी मत दो। माधुरी जो एक बार पीछे बैठी बेड पर त्रिशा की तरफ देखती है और फिर अपने जीजा की तरफ देखते हुए कहती है, आज हमारे यहाँ फंक्शन है, त्रिशा और मृदुल को ले जाने आई हूँ। आप दोनों तो नहीं लग रहा चलेंगे, लेकिन मैं मृदुल और त्रिशा को अपने साथ ले जाने वाली हूँ, और त्रिशा को तो ज़रूर। लेकिन तभी वो अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मृदुल को ले जाना तो ले जाओ, क्योंकि उसकी पढ़ाई तो वैसे ही ठप है। उसकी तो शादी हम करवा देंगे, लेकिन उस लड़की को हमें अच्छे पोस्ट पर पहुँचाना है, कुछ बनाना है उसे, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम्हें क्या लगता है, बाकी के बच्चियों की तरह मैं भी अपनी त्रिशा को रखना चाहता हूँ, और एक उसकी भलाई के लिए मारता हूँ मैं? समझती नहीं है वो, पढ़ाई पर ध्यान लगाती, डांस करना है उसे। ये कोई उम्र है डांस करेगी? और लड़की होकर के ये सब क्यों क्यों करना है? पढ़ने वाले बच्चे डांस नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और हमारे घर की लड़कियां तो पढ़ाई पर ही ध्यान देती हैं। तो हमारे बीच में दखलंदाजी मत दीजिए और आप जाइए यहाँ से। यहाँ त्रिशा हमारे साथ बैठ कर के पढ़ाई करेगी, जाइए आप। लेकिन माधुरी जी भी बहुत जिद्दी थी, और वो त्रिशा का हाथ पकड़ते कहती हैं, चल तू मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है। तभी केशव जी उसके सामने आते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, वो कहीं नहीं जाएगी। तो मैथ्स की बुक निकालो, अभी आकर के पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें, और उसके बाद देखता हूँ बहुत रोना आ रहा है ना तुम्हें, अच्छे से रुलाऊंगा आज। जैसे ही माधुरी जी ने सुना था, वो त्रिशा को अपने गोद में उठा करके वहाँ से लेकर बाहर गई थी, और फाइनली वो आज तो त्रिशा को बचा ली थी। लेकिन अचानक ही त्रिशा के हाथ पर किसी ने अपना हाथ रखा था, और त्रिशा को ऐसा लगा था जैसे कि अभी उसका जख्म पूरी तरह से ताज़ा हो गया, और उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही हो, और उसके मुंह से हल्की चीख भी निकल जाती है, आउच। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी, आंखें पूरी नम थीं, और साथ ही पूरी तरह से वो किसी और ही दुनिया से आई हुई लग रही थी, जैसे कि अभी वो कहीं और ही खोई थी, और अचानक उसे किसी ने जगा दिया हो। उसकी इस हालत को देखकर के आरोही जो प्यार से उसके बगल में बैठते हुए पूछती है, क्या बात है त्रिशा, ठीक हो ना तुम? क्या हो गया तुम्हें? और नूर ने कहा कि तुम शॉपिंग पर नहीं चलना चाहती, क्या कोई दिक्कत है? और तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हो?
हाँ, दर्द हो रहा है क्या कहीं? ज़रूरत तो थी इस वक्त किसी की, लेकिन लेकिन अभी शायद वो इतनी ज़्यादा हिम्मती बन गई थी कि अपने दर्द को छुपाना सीख लिया था उसने। और वो तुरंत ही अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, नहीं वो मैंने कॉलेज में हॉस्पिटल विज़िट किया ना, तो वो वो ना मैं आज डाइसेक्शन हॉल में गई थी। वो सब बहुत डरावना था, तो मुझे डर लग रहा है बस, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात तो कुछ और थी जो कि तृषा किसी से नहीं बताने वाली थी। अविराज जो कि काफ़ी टाइम बाद अपने फ़ोन को ऑन किए थे और जैसे ही वो अपने रूम के कैमरे को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि इस वक्त तृषा के साथ आरोही बैठी हुई है और तृषा की हालत नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो शिवर कर रही थी। अविराज को ये सब थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें लगता है कि शायद अभी भी वो डर गई होगी, जिससे वो घर पर कॉल कर दिए थे और अर्चना जी से कहते हैं तृषा को अकेले मत छोड़िएगा, उसको अपने साथ ही रखिएगा, शायद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है। तभी अर्चना जी कहती हैं, काफ़ी ज़्यादा फिक्र तो हो ही रही होगी अपनी बीवी की। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप? अविराज बेटा, आप आ जाइए घर पर और यहीं पर रह लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि आजकल आपको चैन नहीं आ रहा बाहर। ये सुनते अविराज कहते हैं, मॉम प्लीज़, बस वो बच्ची जैसी है, डर गई होगी, इसलिए प्लीज़ आप उसको अपने साथ ही रखिएगा। अर्चना जी भी अब अविराज की बात सुनते हुए थोड़ी देर उनको इसी तरह से टीज़ करती हैं और फिर कमरे में आते हुए पूछती हैं, क्या बात है तृषा, तुम परेशान? ये क्या हुआ, इतना रो क्यों रही है? इस बात पर आरोही जी खड़े होते हुए कहती हैं, पता नहीं मम्मी जी, देखिए ना, कह रही है कि हॉस्पिटल में कुछ देख लिया था इसने। इस बात पर अर्चना जी कहती है, अरे बच्चे, तुम इतना ज़्यादा डरोगी तो फिर अविराज के साथ कैसे रह पाओगी? तुम्हें नहीं पता है कि वो कितना डेंजर है? और डॉक्टर की तो लाइफ ही ऐसी होती है, कितने सारे पेशेंट्स को बचाना है अभी तुम्हें। अगर ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से डर जाओगी तो फिर आगे कैसे पढ़ोगी? हाँ, कितना प्यार से सब ट्रीट करते थे उसे यहाँ पर। और वो ज़ोर से अर्चना जी को गले लगा लेती है। वैसे तो उसे सुहाना जी को ऐसे गले लगाना था, लेकिन शायद वो अपनापन उसे कभी सुहाना जी से मिला ही नहीं। लेकिन उनकी यहाँ तृषा को मनाने के लिए आरोही जी और साथ ही अर्चना जी पूरी तरह से मेहनत कर रही थी, लेकिन बार बार बस तृषा यही कह रही थी, क्या करूँगी जाकर? आप लोग जाकर जो सही लगे वो खरीद दीजिएगा, मैं वही पहन लूँगी। क्योंकि उसे तो पता ही था कि उसे ये सब पसंद नहीं है। बचपन से उसकी आदत ही नहीं डाली गई कि वो शॉपिंग के लिए अपनी मर्ज़ी से कुछ खरीद पाए। लेकिन अब इस तरह से सबका बार बार यूँ कहना, फिर नूर भी आकर के उसको रिक्वेस्ट करती है, तो अब तृषा मान ही गई थी। और थोड़ी देर बाद अब वो लोग शॉपिंग के लिए निकल चुके थे, जहाँ मृदुल, तृषा, अर्चना जी, आरोही, इस वक्त आशीष भी उन लोगों के साथ है, क्योंकि विश्वराज को किसी काम से जाना था। युग तो हमेशा से ही शॉपिंग के लिए रेडी रहता था और अपने भाई के कार्ड को इस्तेमाल करने में वो कभी पीछे नहीं हटता था। लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। मृदुल भी इस वक्त तो खुश थी, क्योंकि दानिश इस वक्त उसके साथ कॉल पर ही था और उसने कहा भी था, वादा किया था कि वो मॉल में डायरेक्टली मृदुल को मिलेगा। इस वक्त सभी लोग एक्साइटेड लग रहे थे सिवाय तृषा के, और इस वक्त उसे कोई समझ भी नहीं पा रहा था और ना ही वो खुद को किसी और को समझा पा रही थी। एक तरफ यहाँ पर रिसेप्शन की तैयारी में सब लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ अविराज के उस इलीगल ऑफिस में टेंशन का माहौल था। इस वक्त अविराज को शिवाय भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, सबका भला करते करते हमेशा तो खुद को ना सेकेंडरी पर रख देता है। तुझे पता है ना कि तेरी अपनी भी लाइफ है, तुझे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना होता है अविराज। मुझे पता चला कि तू रात में गया था उस बच्चे को बचाने के लिए। तुझे पता जिस बच्चे की जिंदगी खतरे में थी वो किसका बेटा था? यार तुझे क्या लगता है तू भगवान है? नहीं है तू अविराज, तू भगवान नहीं है। कम से कम खुद के बारे में सोच कर कि दूसरों के लिए हेल्प किया कर। खुद की जान ले लेगा तू किसी दिन ऐसे। अविराज इस बात पर बस अभी शांत थे और साथ ही अपने फोन की तरफ देख रहे थे। कुछ थ्रेटन्स मैसेज आए थे उन्हें, कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस आए थे उन्हें। अविराज जो उसे साइड में फेंकते हुए कहते हैं, क्या है ये दानिश, नेक्स्ट टाइम से ऐसी फालतू चीज़ मुझे दिखाना भी मत, और वैसे भी क्या ये उखाड़ लेंगे वो मेरा। ये सुन करके सारे लोग इस वक्त बस अपने अपने सर को अपने हाथों से पकड़ लिए थे कि क्या करें वो अविराज का। शिवाय के अलावा तो और किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि अविराज के सामने कुछ बोल पाए। लेकिन तभी विक्रांत जो कि मुश्किल से खड़े होते हुए कहता है, सर आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द राइट टाइम, हमें थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। अभी हमें सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए सर। अविराज जो विक्रांत की तरफ देखकर कहते हैं, मेरी फैमिली प्रोटेक्शन में रहे, उससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते शिवाय कहते हैं, तेरी फैमिली तुझसे है अविराज, अगर तुझे कुछ हुआ ना तो
देख, मैं कह रहा हूँ, अगर उसने ये बोला है कि वो आज शाम तक 5 बजे तेरे पर हमला करवाने वाला है तो वो करवाएगा। तुझे नहीं पता कि वो कितना सन की इंसान है। और फिर वो राजनाथ, वो मंत्री है यार, पॉलिटिशियन है, मिला हुआ है उसके साथ, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। अविराज उस वक्त अपने हाथ में पेपर वेट लेकर के ऐसे घुमाए थे जैसे कि ये सारी बात उनके लिए कितना ज्यादा मजाक और खिलवाड़ हो। शिवाय उनको लगातार समझाए जा रहे थे, लेकिन अविराज का ध्यान कहीं और ही लगा था। वो शिवर क्यों कर रही थी, इतना क्यों घबरा रही थी, ऐसी भी कौन सी बात हो गई। और फिर वो खड़े होते हुए कहते हैं, लेक्चर हो गई तुम लोगों की, अगर बात खत्म हो गई तो अपने अपने काम पर ध्यान दो, और अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है और मुझ तक बात नहीं पहुंची तो जान लेना विक्रांत, तुम्हारी नौकरी गई तुम्हारे हाथ से। और ये बोलकर वो बाहर निकल गए थे, और जैसे वो अपने कैबिन के अंदर आए थे वो तुरंत ही फ़ोन लगा देते इस वक्त त्रिशा को। हाँ, उसके हाथ में फ़ोन तो था, लेकिन उसे होश कहाँ था इस वक्त। वो बस चुपचाप चल रही थी, सारे लोग की बातें सुनाई तो दे रही थी उसे, मगर उसके दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं जा रहा था। सिर्फ यही सोच रही थी, कब कब वो जाएगी घर। क्यों उसे कभी भी किसी के साथ अपनापन सा महसूस नहीं होता था। इतने सारे भीड़ में भी बिल्कुल अकेले पड़ जाती थी वो। जैसे उसका फ़ोन बज रहा था तभी युग को वो आवाज़ सुनाई दे जाती है, और युग खुद ही जाकर के त्रिशा के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है, फ़ोन आ रहा है आपका, आप देखो ना। ये सुनते ही त्रिशा भी होश में आते हुए कहती है, हाँ हाँ वो मैंने सोचा कि यहाँ रिसीव ना करूँ, वो साइड में जाकर कर लेती हूँ। युग कहता है, जाइए जाइए, विराज भाई का फ़ोन है तो साइड में ही बात करिएगा। और ये बोलकर वो हंसते हुए अब उन लोग के साथ यानी कि फैमिली मेम्बर के साथ अंदर की तरफ जा चुका था। त्रिशा जो साइड में जाकर के एक कॉर्नर में मॉल के खड़ी हो गई थी और काफ़ी धीरे धीरे बातें कर रही थी। बातें क्या कर रही थी, बस हर बात पर करके जवाब दिए जा रही थी। दूसरी तरफ से अविराज जो कि काफ़ी कंसर्न होकर के उससे सवाल कर रहे थे, त्रिशा क्या हुआ है तुम्हें, तबीयत खराब है तुम्हारी। हाँ, माना कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाई क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना था, फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था मुझे। आई होप कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। एक काम करता हूँ, मैं अभी मॉल आता हूँ, ठीक है। त्रिशा भी इस बात पर बस हाँ में जवाब दी थी। अब अविराज को आती थी त्रिशा की चटर पटर सुनने की। ऐसे उसे शांत शांत नहीं देख सकते थे वो, जिससे वो थोड़ा कंसर्न होकर पूछते हैं, त्रिशा मैं कुछ बात कर रहा हूँ, तुम सुन भी रही हो मुझे। त्रिशा कहती है, आप आ जाइए यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, भाभी क्या कर रही हैं, आइए हम लोग यहाँ पर कपड़े देख रहे हैं। उसे सेकंड फ्लोर से आवाज़ आई थी, काफ़ी तेज़ नूर ने चिल्लाया था, जिसे त्रिशा कहती है, अच्छा वो नूर जी मुझे बुला रही हैं, मैं चलती हूँ, आप रहने दीजिए, आप काम करिए, मैं खामखा बस ऐसे ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बोल करके वो हड़बड़ाते हुए कॉल कट कर दी थी। हाँ, सबके साथ होने के बावजूद भी जो उसे अकेलापन महसूस हो रहा था, अविराज के सिर्फ कॉल आने से ही उसे ये अकेलापन थोड़ा थोड़ा सुकून देने लगा था। अविराज के बारे में सोच कर ही उसके चेहरे पर ना जाने क्यों हल्की से स्माइल तैयार गई थी। एक अविराज ही तो थे जो कि उसके हर सच्चाई को जानने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लिए थे। इस वक्त आसपास सारे लोग अपने अपने लिए कपड़े देख रहे थे। अर्चना जी जो कि इस वक्त त्रिशा के लिए लहंगा ढूंढते हुए कहती हैं, अच्छा ठीक है, सबको कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले दुल्हन के बारे में सोच लो। मृदुल और त्रिशा के लिए हम पहले लहंगे डिसाइड करेंगे, उसके बाद से किसी और के लिए, ठीक है नूर। तभी आरोही कहती है, मम्मी जी मैं भी तो बहू हूँ ना, मेरा भी तो थोड़ा ध्यान रखिए, मुझे भी लहंगा खरीदना है प्लीज़। और फिर वो पीछे खड़े आशीष की तरफ देखती है जो कि इस वक्त अपने टैबलेट में बिजी थे। वो उनकी तरफ जाकर के धीरे से कहती है, अगर आपको टैबलेट में घुसे रहना था तो आप आए ही क्यों मेरे साथ। देख नहीं रहे यहाँ पर सारे हस्बैंड किस तरह से अपनी बीवी को शॉपिंग करा रहे हैं, और एक आप है देख भी नहीं रहे मेरी तरफ। आए पड़े, काम ही कर लीजिए आप, उसी से शादी क्यों नहीं कर ली। और ये बोल करके वो सबके सामने ही गुस्सा गुस्सा करके आशीष से बात किया जा रही थी। आशीष काफ़ी स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो बहुत ही कम बोलते थे, और साथ ही उनका भी एक औरा था यहाँ पर। वो बात अलग थी कि आरोही के सामने कोई औरा वोरा नहीं चलता था, ना तो आशीष का ना ही अविराज का। सारे लोग तो इस वक्त अपने अपने लिए कपड़े चूज कर चुके थे, लेकिन त्रिशा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके सामने जो भी अर्चना जी या आरोही या फिर कोई भी लाकर उसके सामने लहंगा रखता तो बस वो हर बात पर हाँ में हाँ मिला दिया करती, जैसे कि उसे अपनी तो कोई पसंद ही ना पता हो। तभी अचानक ही वीर का फ़ोन बज होना शुरू हो जाता है, और जैसे उसने फ़ोन देखा था वो टीज करते हुए कहता है, ओहो अब भाई यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कॉल करके परेशान करेंगे अब मुझे। देख लो भाई, मैं तो नहीं उठाने वाला। तभी वो कहे, भाई मुझे कपड़े खरीदने हैं, कार्ड ब्लॉक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, उठा ले भाई प्लीज़, मेरे लिए उठा ले। युग के हाथ में वीर ने फ़ोन थमा दिया था, और युग
जो कि फ़ोन को जैसे अभी उठाया था ये वीसी था, यानी कि वीडियो कॉल। वो तुरंत ही कैमरे को त्रिशा की तरफ घुमा देता है ताकि अविराज का सारा गुस्सा उतर जाए, जो कि युग को देख करके ऑटोमेटिकली उनका टेम्पो हाई हो जाता था। त्रिशा इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी और उसको इस तरह से इधर उधर देखते हुए अविनाश बस उसे शांत तरीके से देखे ही जा रहे थे कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है, इसे तो शॉपिंग करना भी नहीं आता। त्रिशा जो कि इस वक्त खड़ी हो चुकी थी और वहीं बगल में रखे स्टैचू के इस वक्त बहुत ही सॉफ्ट पिंक कलर के लहंगे को देख करके उसका बार बार जैसे जी मचला रहा हो कि वो कहीं एक बार इसे ट्राई कर ले। लेकिन जैसे उसके कॉस्ट को त्रिशा ने देखा था वो कुछ भी नहीं बोलती और किसी और ने भी उसके इस पसंद को नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन कोई नोटिस करे ना करे अविराज तो ऑब्वियसली नोटिस कर लेते। अब फाइनली अविराज जो कि युग से कहते हैं फ़ोन सीधा करो और कैमरा अपनी तरफ। युग जो कि डरते डरते कहता है भाई मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा, प्लीज़ अभी आप मना मत करना। उसकी तरफ अविराज घूरते हुए कहते हैं टाइम से घर आ जाना और फिर वो अपने वॉच की तरफ देखते हुए कहते हैं कोशिश करना कि रात ना हो। और ये बोल कर कि उन्होंने फ़ोन कट कर दिया था और उन्हें समझ में आ चुका था कि त्रिशा के लिए अब उन्हें क्या लेना है। इस वक्त सारे लोग तो अपने अपने ग्रुप के साथ थे, लेकिन त्रिशा बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट हो चुकी थी। वहीं लगभग अभी 4:30 बज रहे थे और त्रिशा को एहसास होता है कि इस वक्त कोई तो है जो कि उसके आगे पीछे है और उसे बार बार देख रहा है। त्रिशा के इंस्टिंक्ट ये बार बार कह तो रही थी, लेकिन वो अपने इंस्टिंक्ट को बार बार बस यूं ही अवॉइड किए जा रही थी और उन्हीं लोग के साथ चलती रहती है। लेकिन तभी पीछे से अचानक ही उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है और वो जैसे भी पीछे की तरफ मुड़ी थी, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, ये तो फिर से उसका सिर्फ और सिर्फ वहम था। और अभी अचानक ही उसके हाथ के पास कोई आ पाता, तब तक पीछे से ही आशीष जो त्रिशा को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं त्रिशा, अकेले क्यों खड़ी हो वहाँ पर, इधर आओ। आशीष ने शायद कुछ तो ऐसा नोटिस किया था जो कि उन्हें थोड़ा सा वियर्ड लगा था, जिससे वो त्रिशा को अब अपने साथ गाड़ी की तरफ ले जा चुके थे और सबको फ़ोन करके बता भी दिए थे कि वो लोग गाड़ी में हैं और सारे लोग अब जल्दी ही वापस आ जाएं। और इस वक्त त्रिशा को जाता हुआ गाड़ी में कोई अपनी आंखों से देख देख कर के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तिलमिलाया जा रहा था और फ़ोन करते हुए किसी से कहता है सर, इस बार तो काम नहीं हो पाया, बच गई वो, क्या करना है अब। इस बात पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मेरे बेटे के साथ जो हुआ है उसके बाद उसके ख़ानदान को मिटा दूंगा मैं, और शुरुआत मुझे उसकी बीवी से करनी है। कोई बात नहीं, आज जाने दो, जश्न के दिन देख लेंगे उसे।